दोस्तों, सभी पेंशन साथियों का एक बार फिर से स्वागत है। आज की इस खास रिपोर्ट में हम लेकर आए हैं कई बड़ी और संकटपूर्ण खबरें जो सीधे आपकी जेब और भविष्य से जुड़ी हैं। ये अपडेट आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि आज का ये विश्लेषण आपको अंत से अंत तक ध्यान से देखना और समझना चाहिए। तो बिना देर किए जारी किए गए सबसे पहले वो जो सबसे अधिक जारी किए गए मुद्दे पर बात करते हैं। लाखों सेवानिवृत्त लोगों की उम्मीदों को एक नई जान दी गई है, यानी ईपीएस 95 के तहत न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपये करने की मांग। मूल कर्मचारी पेंशन योजना 10,995 ईपीएस 95 के तहत जो न्यूनतम पेंशन राशि वर्ष 2014 से अधिकतम 1,000 रुपये प्रतिमाह निर्धारित है, उन्हें 7,500 रुपये किए जाने की मांग कांस्टेंट जोर पकड़ती जा रही है। ये मांग अब केवल एक आंदोलन नहीं रह गई है, बल्कि एक जरूरी आर्थिक बहस का केंद्र बन गई है। इसकी वजह साफ है। आज के दौर में हेल्थ केयर के बढ़ते खर्च और 1,000 रुपये की राशि के लिए पूरी तरह से एक जैसे स्टार्स को पूरा करने का मौका मिल रहा है। ये योजना विकलांगता की स्थिति में, विकलांगता के बाद या फिर कर्मचारी की मृत्यु हो जाने पर उसके परिवार को एक सामाजिक सुरक्षा जाल प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। सालोला की ओर से वेतन का 8.3% और केंद्र सरकार की ओर से वेतन का 1.6% योगदान दिया जाता है। लेकिन इन सब के बावजूद न्यूनतम पेंशन राशि में वृद्धि न होना पेंशन भोगियों के लिए एक बड़ी चिंता का विषय बना हुआ है। सवाल ये उठता है कि क्या सच में इस बार न्यूनतम पेंशन बढ़कर 7,500 रुपये हो जाएगी? क्या पेंशन भोगियों को इतनी बड़ी राहत मिल पाएगी, या फिर अभी भी इंतजार की लंबी कतारें हैं? आइए इसके संभावित परिदृश्यों को समझते हैं। पहला और सबसे आशावादी परिदृश्य ये है कि सरकार सीधे तौर पर इस वृद्धि को मंजूरी दे दे। अगर ऐसा होता है तो जिन सभी पेंशन भोगियों को वर्तमान में 7,500 रुपये से कम पेंशन मिल रही है, उनकी राशि स्वचालित रूप से बढ़ जाएगी। इसमें किसी नए आवेदन की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, अगर किसी का केवाईसी अपडेट बाकी है तो भुगतान में रुकावट आ सकती है, लेकिन ये प्रक्रिया सरल है। साथ ही इस बढ़ी हुई राशि पर महंगाई भत्ता यानी डीआर का लाभ भी मिलना शुरू हो जाएगा, जिससे वास्तविक आय में और सुधार होगा। दूसरा परिदृश्य चरणबद्ध वृद्धि का हो सकता है। सरकार एक साथ पेंशन को 1,000 से सीधे 7,500 ना बढ़ाकर इसे कई चरणों में लागू कर सकती है। उदाहरण के लिए पहले चरण में इसे 3,000 या 5,000 रुपये किया जा सकता है, और फिर अगले 2-3 सालों में धीरे धीरे इसे 7,500 रुपये के लक्ष्य तक पहुंचाया जा सकता है। ये विकल्प सरकार पर वित्तीय बोझ को एक साथ आने से बचाता है। तीसरा परिदृश्य ये है कि स्थिति यथावत बनी रहे, यानी निर्णय में और देरी हो और पेंशन भोगियों को 1,000 रुपये की न्यूनतम पेंशन पर ही गुजारा करना पड़े। लेकिन ऐसी स्थिति में भी विभिन्न संगठनों और पेंशन यूनियनों का दबाव और आंदोलन और तेज होने की उम्मीद है। आगामी बजट और चुनावी माहौल को देखते हुए सरकार के सामने ये मुद्दा और प्रमुखता से उठेगा। इस पूरे मामले को सिर्फ एक आंकड़े के विवाद के तौर पर नहीं देखा जा सकता। ये सेवानिवृत्त नागरिकों की गरिमापूर्ण जीवन जीने के अधिकार से जुड़ा हुआ प्रश्न है। एक व्यक्ति ने अपने जीवन का बड़ा हिस्सा देश की अर्थव्यवस्था की सेवा में लगा दिया, तो सेवानिवृत्ति के बाद उसे केवल जीवित रहने के लिए नहीं, बल्कि सम्मान के साथ जीने के लिए पर्याप्त संसाधन मिलने चाहिए। न्यूनतम पेंशन में ये संभावित वृद्धि उसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकती है। हालांकि अभी तक कोई अंतिम आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन उम्मीद की किरण बनी हुई है। अब दूसरी सबसे बड़ी खबर की ओर रुख करते हैं, जो केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों और पेंशन धारकों से सीधे तौर पर जुड़ी हुई है, और वो है जनवरी 1926 में महंगाई भत्ते यानी डीए और डीआर में होने वाली संभावित वृद्धि। खास बात यह है कि इस बार ये बढ़ोतरी एक रिकॉर्ड तोड़ देने वाली स्थिति पैदा कर सकती है, लेकिन शायद वो तरीका वो नहीं है जिसकी आप कल्पना कर रहे हैं। रिपोर्ट्स और आंकड़ों के अनुसार जनवरी 1926 में होने वाली डीए-डीआर की वृद्धि दर केवल 2% रहने की संभावना जताई जा रही है। अगर ऐसा होता है तो वर्तमान 58% महंगाई भत्ता बढ़कर 60% हो जाएगा। ये आंकड़ों अपने आप में तो एक माइलस्टोन है, लेकिन ये वृद्धि दर पिछले 7 वर्षों में सबसे कम रहने वाली है, यानी पहली बार इतनी कम दर से डीए बढ़ने जा रहा है। महंगाई के मौजूदा दौर में ये खबर कई कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए निराशाजनक लग सकती है, लेकिन इस निराशा के पीछे एक बहुत बड़ी और महत्वपूर्ण तस्वीर छिपी हुई है, जिसे समझना जरूरी है। दरअसल ये डीए वृद्धि एक ऐसे संक्रमणकालीन दौर में हो रही है जब 7वें वेतन आयोग की अवधि समाप्त हो रही है और 8वें वेतन आयोग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल 31 दिसंबर 1925 को समाप्त हो जाएगा। इसके तुरंत बाद 8वें वेतन आयोग ने अपना काम शुरू कर दिया है। आयोग को अपनी रिपोर्ट सौंपने के लिए 18 महीने का समय दिया गया है, और रिपोर्ट के बाद मंजूरी और कार्यान्वयन की प्रक्रिया में और भी समय लग सकता है। ऐसे में अनुमान है कि कर्मचारियों को नए वेतनमान का लाभ 1927 के अंत या 1928 की शुरुआत तक ही मिल पाएगा।
इस संदर्भ में आने वाले 1.5 से 2 साल में होने वाली हर डीए वृद्धि का महत्व बहुत बढ़ जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब भी 8वां वेतन आयोग लागू होगा तो उस समय मौजूदा डीए का पूरा प्रतिशत, जो कि 60% या उससे अधिक होगा, बेसिक वेतन में मर्ज कर दिया जाएगा। इस प्रक्रिया को मर्जर या विलय कहते हैं। विलय के बाद डीए फिर से 0% से शुरू होगा। सीधी भाषा में समझें तो जनवरी 1926 और उसके बाद जुलाई 1926, जनवरी 1927 और जुलाई 1927 में होने वाली हर डीए वृद्धि भविष्य के आपके बेसिक वेतन की नींव को मजबूत करेगी, भले ही ये वृद्धि इस बार केवल 2% ही क्यों ना हो। उदाहरण के तौर पर अगर किसी कर्मचारी का बेसिक वेतन 25,000 रुपये है तो 58% डीए की दर से उसे 14,500 रुपये महंगाई भत्ता मिल रहा है। डीए के 60% हो जाने पर यह राशि बढ़कर 15,000 रुपये हो जाएगी, यानी उसकी मासिक आय में 500 रुपये की शुद्ध बढ़ोतरी होगी, जो साल भर में 6,000 रुपये के अतिरिक्त लाभ के बराबर है। पेंशन धारकों के लिए भी डीआर में यही वृद्धि लागू होगी, इसलिए भले ही इस बार की वृद्धि दर कम लगे, लेकिन ये आने वाले समय में होने वाली बड़ी छलांग की तैयारी का हिस्सा है। ये डीए का आखिरी पड़ाव है जो सीधे तौर पर आपके भविष्य के बेसिक पे को प्रभावित करेगा। 8वें वेतन आयोग की संस्तुतियां जब लागू होंगी तो उस समय का बेसिक वेतन निर्धारित करने में मौजूदा डीए की ऊंचाई एक अहम भूमिका निभाएगी। इसीलिए हर प्रतिशत की वृद्धि, चाहे वो छोटी ही क्यों न लगे, दीर्घकाल में फायदेमंद साबित होने वाली है। अब बारी है तीसरी बड़ी खबर की, जो ईपीएफ और पेंशन से जुड़े 1 दशक से भी अधिक पुराने मुद्दे पर नई बहस छेड़ रही है। ये खबर कोश्यारी समिति की सिफारिशों और उसके लिए होने वाले 40वें बड़े आंदोलन से जुड़ी हुई है। दरअसल कोश्यारी समिति ने लगभग 10 साल पहले एक महत्वपूर्ण सिफारिश की थी। इस सिफारिश में पेंशन फंड की प्रबंधन में पारदर्शिता, पेंशन भुगतान की प्रक्रिया को सरल बनाना और नए पेंशन भोगियों के लिए दावा प्रक्रिया को आसान करने जैसे महत्वपूर्ण बिंदु भी शामिल थे। इन सिफारिशों के लागू ना हो पाने का मतलब है कि पेंशन प्रणाली में सुधार की प्रक्रिया अवरुद्ध पड़ी है। आगामी ये 40वां आंदोलन इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये एक ऐसे समय में हो रहा है जब पूरा देश पेंशन सुधारों पर चर्चा कर रहा है। ईपीएस 95 की न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग, 8वें वेतन आयोग की प्रक्रिया और कोश्यारी समिति की सिफारिशें, ये सभी एक ही सिक्के के अलग अलग पहलू हैं जो देश की सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने की ओर इशारा करते हैं। इस आंदोलन के जरिए पेंशन धारक ये संदेश देना चाहते हैं कि अब और देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उनकी मांगें केवल आर्थिक नहीं बल्कि न्याय और सम्मान से जुड़ी हुई हैं। दोस्तों, इन तीनों बड़ी खबरों को मिलाकर देखें तो एक बात साफ तौर पर उभर कर सामने आती है, वो है सेवानिवृत्ति के बाद के जीवन को सुरक्षित और सम्मानजनक बनाने की तत्काल जरूरत। चाहे वो ईपीएस 95 के तहत न्यूनतम पेंशन को 7,500 रुपये किए जाने की बात हो, जनवरी में होने वाली डीए की 2% वृद्धि हो, या फिर कोश्यारी समिति की सिफारिशों को लागू करने के लिए उठ रही आवाज हो, हर मुद्दा आपकी आर्थिक सुरक्षा और भविष्य की बेहतरी से जुड़ा हुआ है। हालांकि इनमें से अधिकांश मामलों में अभी तक कोई अंतिम आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। न्यूनतम पेंशन पर चर्चा जारी है। डीए वृद्धि का प्रतिशत आधिकारिक तौर पर जनवरी में ही पता चला और कोश्यारी समिति की मंजूरी के लिए आंदोलन का रास्ता निकाला जा रहा है। लेकिन इतना तय है कि ये मुद्दा अब उस बिंदु पर पहुंच गया है जहां से पीछे जाना मुश्किल है। आप सभी पेंशन धारक साथियों एवं कर्मचारियों से मेरा यही अनुरोध है कि इन मामलों पर सावधानी बरतें, किसी भी प्रकार की अफवाह पर ध्यान न दें। साथ ही अपने अधिकारों के लिए एकजुटता का समर्थन और जागरूकता भी जरूरी है, क्योंकि आपका ये एकजुट समर्थन और जागरूकता ही इन सुधारों को वास्तविकता में बदल सकता है। हमारी ये टीम लगातार इन आंकड़ों पर नजर बनाए हुए है और जैसे ही कोई नई और आधिकारिक जानकारी मिलती है हम आपको तुरंत पहुंचाएंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को अपने सभी पेंशन धारकों, मित्रों और करीबों के साथ अवश्य साझा करें ताकि वे भी जान मित्रता और तैयारी में महत्वपूर्ण बदलावों के बारे में जान सकें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन को दबाकर सभी नोटिफिकेशन पर कर लें। आपकी सुरक्षा और समृद्धि ही हमारा लक्ष्य है। धन्यवाद।